सो चैप्टर 2 में हम लोगों ने एग्रीकल्चरल डिस्कस किया था। एग्रीकल्चरल डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट हमें डिस्कस करना था इंडस्ट्री, राइट? सो राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग डालो इंडस्ट्री एंड ट्रेड। द फर्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट which is more stable than the employment in agriculture. More stable than the employment in agriculture. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ये हम बात क्या कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज क्यों जरूरी होती है, व्हाई इंडस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट। क्योंकि इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं और ये ज्यादा स्टेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। बिकॉज एग्रीकल्चरल में सीजनल हो जाता है कि एक सीजन पे काम है उसके बाद नहीं है, बट इंडस्ट्रीज में पूरे 12 महीने काम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रोस्पेरिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, at the time of independence the industries were limited to cotton textile and jute। इसी में लिखो, in addition modern industries were एक थी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कहाँ थी ये? जमशेदपुर। और दूसरी थी कोलकाता। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जमशेदपुर एंड कोलकाता। अब हुआ क्या कि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम तो लिया, उसमें हमने जो भी सोशल वेलफेयर था वो गवर्नमेंट के पास रहा और जो भी थोड़ी कैपिटल इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट सेक्टर को दी। जैसे कि ये वाली जो इंडस्ट्री थी आयरन एंड स्टील कंपनी, एक किसके पास थी? टिस्को आई थी ना, टिस्को टाटा के पास थी। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से प्राइवेट वेंचर था। फिर धीरे धीरे ये बात हुई कि भाई अगर हमें एक्सपैंड करना है तो हमें ये क्लियर डिस्टिंक्शन रखना पड़ेगा कि ये हमारा एरिया है जो कि प्राइवेट सेक्टर के पास रहेगा और ये पब्लिक सेक्टर के पास रहेगा। क्योंकि जब हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान बनाया तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमें इस बात पे एम्फेसाइज करना पड़ा कि कौन सा सेक्टर हमारा प्राइवेट के पास रहेगा और कौन सा सेक्टर हमारा गवर्नमेंट के पास रहेगा, ताकि पब्लिक प्राइवेट जो वर्क एरियाज हैं वो डिवाइड हो सके। ठीक है, तो इसीलिए उस समय इंडस्ट्रीज का एक सेग्रीगेशन किया गया एंड दैट सेग्रीगेशन वाज नोट बाय, राइट डाउन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इसे हम कहते हैं IPR 1956। 1956 में सेकेंड 5 ईयर प्लान आया था और 1956 में ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया। ठीक है, अब इसमें क्या था? पहला पॉइंट लिखो, इसमें फर्स्ट पॉइंट था, दिस रेजोल्यूशन formed the basis of second 5 year plan. और फिर द रेजोल्यूशन क्लासिफाइड
The resolution classified industries into 3 categories, first, second and third. अब लिखो इसके फर्स्ट के नीचे, सेकंड के नीचे और थर्ड के नीचे, इस तरह से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट कैटेगरी, it comprised industries which would be exclusively owned by government. यानी कि ये थी गवर्नमेंट वाली. ठीक है. सेकेंड इंडस्ट्री, it consisted of industries in which the private sector would supplement the public sector. मतलब जो पब्लिक सेक्टर है उसको हेल्प करेगा, जो पब्लिक सेक्टर काम कर रहा है उनको काम करने में वो उनको सप्लीमेंट करेगा, उनको हेल्प करेगा प्राइवेट सेक्टर. ठीक है. अब इसमें अगर वो सप्लीमेंट करेगा तो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी यहाँ पे? अगर प्राइवेट सेक्टर सप्लीमेंट कर रहा है पब्लिक सेक्टर को, तो हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिसीजंस, ऑल द प्रॉफिट्स, ऑल द लॉसेस? हु विल रिस्पॉन्सिबल? प्राइवेट सेक्टर तो सप्लीमेंट्री का काम कर रहा है, वो तो हेल्पिंग हैंड कर रहा है. गवर्नमेंट सेक्टर ने कहा हमें यहाँ नई यूनिट्स बनानी है, उन्होंने कहा ठीक है हम आपको हेल्प करेंगे, उसमें उनका कोई आएगा, ठीक है ना, उनका कोई बंदा आएगा प्राइवेट सेक्टर को और वो आपको हेल्प कर देगा. ऐसे होता है. मैं अभी एक सीरीज आई है टाइटन करके, नेटफ्लिक्स पे. टाइटन वॉच है, प्राइम पे आई है. हाँ, प्राइम पर आई है. यू शुड वॉच इट. Academic point of view से you will understand lot of things. उसमें जो टाटा का बंदा था मिस्टर देसाई, उनको गवर्नमेंट सेक्टर NBIDC में भेजा गया for 5 years on deputation. प्राइवेट सेक्टर का पर्सन गवर्नमेंट सेक्टर में भेजा गया for deputation to complete a task. तो जो सेकेंड कैटेगरी है, सेकेंड कैटेगरी में उन्होंने कहा प्राइवेट सेक्टर का पर्सन आएगा, उसमें ये उन्होंने मिस्टर देसाई को भेजा, उन्होंने उनके वहाँ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करवाए. देन इवन दे ऑफर मिस्टर देसाई कि भाई आप हमारा गवर्नमेंट जॉब है उसको ज्वाइन कर लो. उन्होंने कहा नहीं मैं वहीं जा रहा हूँ वापस. एंड ही केम बैक. ये एक उस सीरीज का मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया जो एक्चुअली में वो पूरी एक्चुअल स्टोरी ही है टाइटन की डेवलपमेंट की, कैसे टाइटन का नाम डेराइव हुआ. तो यू विल अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स इन रिगार्ड टू इकोनॉमिक्स, इन रिगार्ड टू योर बिजनेस स्टडीज एंड ओवरऑल तुम्हारा एप्टीट्यूड. तो दैट इज गुड थिंग. कोई उसमें पॉलिटिक्स नहीं है, कोई बैड पॉलिटिक्स नहीं है, कोई मसाला नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं. तो यू शुड वॉच दैट मूवी सीरीज. तो ये वाले जो सेकंड कैटेगरी में आया, जो बी कैटेगरी में आया, उसमें उन्होंने यही डाला कि प्राइवेट सेक्टर का पर्सन जाएंगे, डेप्यूट होंगे एंड पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट करेंगे. ठीक है. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन किसकी रहेगी इन दैट केस? कोई अगर उन्होंने न्यू वेंचर स्टार्ट किया तो उसमें वो सपोर्ट करवा देंगे न्यू वेंचर स्टार्ट करवाने में. अगर एग्जिस्टिंग वेंचर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनके लिए वो ठीक करवा देंगे. बिकॉज हमेशा ये माना जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर इज बेस्ड ऑन सम कंजर्वेटिज्म एंड जो प्राइवेट सेक्टर होता है दैट इज बेस्ड ऑन न्यू टेक्नोलॉजी. ठीक है. तो अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हु इज गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग दैट वेंचर? क्रेडिट भी उसको जाएगा, फेम भी उसको जाएगा, और अगर कुछ नेगेटिव हो तो भी उसको जाएगा. किसको जाएगा? प्राइवेट सेक्टर को जाएगा या पब्लिक सेक्टर को जाएगा? अगर प्राइवेट सेक्टर उसको असिस्ट कर रहा है, चलो मान लो मैं कोई काम कर रही हूँ, चलो बहुत ही बेसिक लेवल पर आते हैं. घर पे खाना बनाना है, ठीक है, मम्मी ने सब्जी बनाई, मम्मी ने तुमसे सब्जी चॉपिंग तुमसे करवा ली, तुमने चॉपिंग कर दी, फिर मम्मी खाना बना रही है, मम्मी ने बोला जरा चला देना, जरा ये कर देना, जरा वो कर देना, छोटे छोटे हेल्प करा दिए, खाना बढ़िया बना. अब सबने कहा खाना बहुत टेस्टी है,
तो तुम सबसे पहले शब्द बोलोगे चॉपिंग मैंने की थी ना, जो चॉपिंग ही खराब हो जाती तो सब्जी कैसे अच्छी होती, है ना। बट एक्चुअली में सोच के बताओ, क्या सिर्फ चॉपिंग का रोल है वो, या बनाने वाले का? और अगर वो सब्जी खराब भी बनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती? मम्मी की होती। और अच्छी बनी तो क्रेडिट किसको जाना चाहिए? मम्मी को जाना चाहिए। आपने हेल्प करा दी तो इसमें क्या चोर हो रही है, हेल्प भी तो कराई है, ठीक है। तो अगर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर है तो उसमें अगर प्राइवेट सेक्टर ने हेल्प करा दी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? पब्लिक सेक्टर की होगी। पब्लिक सेक्टर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिसीजंस, फॉर ऑल द फेलियर्स, फॉर ऑल द सक्सेस, ठीक है, समझे। तो कभी भी ये जब आता है असर्शन रीजनिंग में, इस तरह की ट्रिकी चीजें आती हैं, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, तो हमेशा पब्लिक सेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। नाउ द थर्ड कैटेगरी, राइट डाउन द थर्ड कैटेगरी। दिस इज कंप्लीटली रिलेटेड टू प्राइवेट सेक्टर। ये उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए रखी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सम इंडस्ट्रीज वर केप्ट अंडर लाइसेंसिंग सिस्टम। मैम ये थर्ड कैटेगरी में है। नहीं, अब अलग, हमारी आईपीआर खत्म हो गई। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, फ्रेश पॉइंट हम लिख रहे हैं, सम इंडस्ट्रीज वर केप्ट रिजर्व, केप्ट फॉर लाइसेंसिंग सिस्टम टू promote backward regions। क्या होता था, उनको लाइसेंस मिलना आसान होता था। जो भी बैकवर्ड रीजन में जाएंगे, अगर वहां इंडस्ट्री सेट करनी है तो उनको लाइसेंस मिलना आसान था। इट वाज इजी टू ऑब्टेन लाइसेंस, ठीक है। प्लस आपको लाइसेंस सिर्फ इंडस्ट्री सेट करने के लिए नहीं लेना, अगर आपको उसी इंडस्ट्री में कोई मॉडिफिकेशन करना है, एक्सपेंशन करना है, तो भी अगर आपको प्रोसीजर में कोई चेंजेस लाने हैं, इवन देन यू नीड लाइसेंस। तो लाइसेंस आपको चाहिए ही चाहिए होगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप बैकवर्ड रीजन में बना रहे हो तो आपको लाइसेंस थोड़ा इजीली मिल जाता है, क्योंकि आप बैकवर्ड रीजन को प्रमोट करोगे, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे ना, तो वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे तो आपका वो रीजन बढ़ जाएंगे, ठीक है। लिखो एडिशनली, इसी में कंटिन्यू करना। एडिशनली, आ जाओ बैठो। एडिशनली tax concessions were also given and electricity provided at a lower tariff, ठीक है। तो इसका क्यों किया हमने, लिख लो, the purpose of this policy was to promote रीजनल इक्वालिटी। रीजनल इक्वालिटी को अंडरलाइन कर लेना, रीजनल इक्वालिटी। तो लाइसेंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोक्योर करना था, अब इंडस्ट्रीज का सेट मिल गया, लाइसेंस मिल गया, अब हम कुछ भी करें, ऐसा नहीं था। आपको अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं, इवन देन यू नीड फर्दर न्यू लाइसेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसमें डालो पॉइंट फर्स्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए 1955 से स्टार्ट हुई थी बातें। इन 1955 कार्वे कमेटी बनी थी। 1955 में कार्वे कमेटी बनी थी, कार्वे कमेटी 1955 कार्वे कमेटी, KAR, हाँ
KARVE, कार्वे कमेटी। इसको एक और नाम है इसका, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट, टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो पॉइंट, a small scale industry is defined, a small scale industry is defined with reference to the maximum investment allowance, with reference to the maximum investment allowed on the asset of a unit। ठीक है, मतलब आप किसी भी इंडस्ट्री में कितना असेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिफाइन होगी, जो टाइम टू टाइम रिवाइज होती ही रही। तो 1950 में ये लिमिट थी। इन 1950 दैट लिमिट वाज, राइट डाउन, इन 1950 दैट लिमिट वाज 5 लाख। 1955 होना चाहिए क्या? ये बुक में गलत लिखा है, हमने 1955 में कमेटी बनाई है। ड्यूरिंग दैट टाइम लिख लो, 5 लाख थी और प्रेजेंट 1 करोड़ है। तो बेसिकली हाँ, उस समय 5 लाख थी, आज 1 करोड़ है। तो जनरली जितनी भी हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो कौन सी टेक्निक पे चलती हैं? क्यों लेबर इंटेंसिव पे चलती है? क्योंकि हम बात ये कर रहे हैं, कर रहे हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन ही कैपिटल की इन्वेस्टमेंट पर है। अगर वो कैपिटल इंटेंसिव हो जाएंगी, ह्यूज कैपिटल लगाएंगी, तो वो स्मॉल स्केल नहीं रहेंगी। दूसरी बात, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो इंडस्ट्रीज को रिजर्व रखा गया या जो उनको सब्सिडीज मिली, रिबेट्स मिली, वो क्यों मिल रही हैं? जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए, जो अलग अलग रीजन है वहीं पे ही वो अपनी इंडस्ट्री सेट करें और वहीं पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, उनको माइग्रेट ना करना पड़े अर्बन एरियाज में। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या था? रूरल डेवलपमेंट। अब रूरल डेवलपमेंट में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेट करने के लिए बड़ा अमाउंट चाहिए होगा? नहीं, उन्होंने कहा हर रूरल एरिया अपने यहाँ की नीड्स के अकॉर्डिंगली वहां पे इंडस्ट्रीज सेट करें, अपनी स्किल के बेसिस पे, किसके पास क्या स्किल है उसके बेसिस पे इंडस्ट्री सेट करें। गवर्नमेंट उनकी इन्वेस्टमेंट पे उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में डिफाइन कर देंगी और जो भी एसएसआईज के बेनिफिट्स है वो उनको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये यूनिट सेट की गई थी, समझे? चलो, नाउ द नेक्स्ट इज ट्रेड पॉलिसी। नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रेड पॉलिसी, जिसको हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का नाम दिया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या थी? ट्रेड पॉलिसी हमारी, हमने क्या इसके बारे में पहले भी पढ़ा है ना, हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में क्या पढ़ा है? हम इसमें लिबरलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट था, जब क्योंकि यहाँ एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में अभी हम लिबरलाइजेशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो हमारी पॉलिसी बाद में आई है। हम उस समय सिर्फ बात करेंगे सेल्फ रिलायंस की, कि इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज वी एम्फेसाइज्ड ऑन प्रोड्यूसिंग इन आवर होम कंट्री, जिससे कि हमारे यहाँ के रिसोर्सेज यूज हो, हमारे यहाँ की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। ठीक है, और हमारी जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं वो बाहर कम से कम जाएं। अगर हम बाहर से परचेज करेंगे तो बाहर जाएंगे। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, इतना सरप्लस, मार्केट सरप्लस आ गया कि हमारा उस मार्केट सरप्लस की वजह से हम अपने लिए बफर स्टॉक मेंटेन करने लग गए। ठीक है ना, हम एक्सपोर्ट भी करने लग गए, मार्केट में सेल भी करने लग गए। तो ऐसा सब क्यों किया हमने? ये सब हम क्यों कर पाए थे? क्योंकि हमारे पास ग्रीन रिवॉल्यूशन से आउटपुट ज्यादा हो गया था, तो हमारा जो पूरा ट्रेड था वो इसी पर बेस चल रहा था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे। सो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, द ट्रेड पॉलिसी विच इज ऑल्सो कॉल्ड inward looking
inward looking trade strategy emphasized on import substitution with domestic production. ठीक है. Now the next point is, in this policy the government protected the domestic industries from foreign competition by two ways. फर्स्ट था टैरिफ और सेकंड कोटास. टैरिफ एंड कोटा. टैरिफ क्या होते हैं? टैरिफ में लिखो अ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स. अब अगर हम इंपोर्टेड गुड्स पर टैक्स लगा देंगे तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे. अगर वो एक्सपेंसिव हो गए, कॉस्टली हो गए तो क्या होगा? उससे वो ज्यादा कॉस्टली रहेंगे तो वो डिस्करेज हो जाएंगे ना लोग खरीदने से उसको. ठीक है. और कोटा क्या होगा कि क्वांटिटी फिक्स्ड, एक क्वांटिटी फिक्स कर दी हमने कि इतनी ही क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर सकते हो फॉर इंपोर्ट्स. क्वांटिटी फिक्स्ड फॉर इंपोर्ट्स. ठीक है. तो अब इसको कुछ लोगों ने तो बहुत प्रमोट किया, कुछ लोगों ने तो बड़ा इसको पॉजिटिवली लिया कि चलो इससे अच्छी बात है, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में हमारा पैसा हमारे अंदर ही रहेगा. वही जो मैं तुम्हें टाइटन देखने को कह रही हूँ उसमें यही सारी बातें हैं कि जो महंगी महंगी घड़ियां बाहर से आ रही थी इतनी ड्यूटीज लगा के और फिर यहाँ पे इतनी वो उनको जब्त कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया, फिर वो स्मगलिंग के उसमें, ब्लैक के उसमें बिक रही हैं. ठीक है. तो उन्होंने कहा कि हम अपनी खुद की घड़ी क्यों नहीं बना सकते? अगर घड़ी पहनना एक रिस्पेक्टेबल थिंग है, उस समय ऐसे बोलते थे, आज भी है, घड़ी पहनना बहुत अच्छी बात होती है. तो अगर ऐसा है तो क्यों हम अपनी खुद की घड़ी नहीं बना सकते? तो उन्होंने खुद की घड़ी बनाई. क्यों बनाई? जिससे कि हमारे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले. अगर उस पर टैक्स लग भी रहा है तो वो हमारे यहाँ का टैक्स लगे. तो उन्होंने मशीन्स कुछ मंगाई बाहर से, कुछ मशीन्स भी खुद ही मटेरियल बनाया. बहुत सारा मटेरियल उन्होंने खुद बनाया, अपने ही लोगों को ट्रेनिंग दी उन्होंने. और उस समय तो वुमेन एम्पावरमेंट भी बहुत जोरों पे चल रही थी. तो उन्होंने इस चीज को एडवर्टाइज किया कि हम लोग फीमेल्स आर ऑल्सो इन्वाइटेड फॉर जॉब. तो ये बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन आया. ठीक है. तो यही चीज हमारी यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कि ये जो आइटम हुआ कि हम क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे या हम टैक्स लगा देंगे, तो कुछ लोगों ने तो इसको बहुत पॉजिटिवली लिया लेकिन कुछ ने बहुत नेगेटिवली लिया. बेसिकली जिनकी पेइंग कैपेसिटी थी उनको लगा कि यार ये तो बड़ी मुश्किल हो गई हमारे लिए, इतना हम तो खरीद सकते हैं, हमको दिक्कत ही नहीं थी कॉस्टली होने में. और कुछ तो जो बहुत रिच कैटेगरी के कुछ लोग तो वही चाहते भी नहीं थे कि हमारा जो पुअर पीपल हैं वो अपग्रेड हो. उनको लगता था फिर ये हमारे बराबर क्यों जाएंगे. अभी भाई नेचुरल सी बात है ना, जो ज्यादा पैसे वाला है वो कम, बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा दबाती है. तो वो चीज भी फिर खत्म हो जाती. एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी तो लोग थोड़े से अवेयर हो जाएंगे. तो वो सारी बातों की वजह से कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया लेकिन कुछ ने बहुत पॉजिटिवली लिया. अब ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहा इंडस्ट्रियल पॉलिसी का? सो राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, द इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. क्या क्या इम्पैक्ट रहा? इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. तो फर्स्ट लिखो, in first 7 5-year plans, industrial sector improved a lot. Second point, the proportion of GDP contributed by industrial sector increased from 13% के आगे ब्रैकेट में लिख लेना 1950-51, फ्रॉम 13% टू 24.6%.
फ्रॉम 13% टू 24.6%। ब्रैकेट में लिख लेना 13% के आगे ब्रैकेट 1950-51 और दूसरा ब्रैकेट डाल देना 1990-91। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये कितना परसेंट बढ़ गया, 13 से 24.6%। बहुत अच्छा खासी ग्रोथ हो गई थी। ठीक है, तो हमारा प्रोपोर्शन बढ़ गया था, हम कॉटन टेक्सटाइल से आगे आ गए थे। अब हम कॉटन टेक्सटाइल के आगे आते आते हमने उस इंडस्ट्रीज को और डेवलप कर लिया, और डेवलप करने के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, इन सब पर भी आ गए थे। अब हमारी खुद की कंट्री में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ऑटोमोबाइल गुड्स, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग मारुति आ गई थी। मारुति वॉज द फर्स्ट कार की हमारे इंडिया की प्रोडक्शन आई थी। ऑल्दो उन्होंने कोलैबोरेशन सुजुकी, तो उस समय जितनी भी इंडियन कंपनीज थी उनका कोलैबोरेशन तो हुआ ही था, क्योंकि नॉलेज तो चाहिए थी ना, तो उसकी वजह से उनको कोलैबोरेशन की तो जरूरत पड़ी थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो इंडिया में बनने नहीं, इंडिया में इंडस्ट्री सेट होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, इसी में एक पॉइंट लिख लो कि telecommunication service, although reserved for public sector, till 1990 क्या हुआ, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को रिजर्व कर दिया गया पब्लिक सेक्टर के लिए। ठीक है, अब कोई कंपटीशन नहीं था, तो उस समय टेलीफोन लगवाने के लिए, और जब तक 1990 तक ये रहा, तब तक अगर टेलीफोन लगना है तो ऐसे नहीं तो अभी क्या होता है, टेलीफोन लगाना है अगर, तो आप शॉप पे गए, सिम ली और 1 घंटे में चालू हो जाती है सिम, इमीडिएट भी चालू हो जाते हैं काफी सारी सिम तो आजकल, है ना। तब ऐसा नहीं होता था, आपके घर इंस्पेक्शन करने आते थे कि क्या आपके घर में टेलीफोन रखने की जगह है, मतलब तुम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होगे। एंड वो, क्योंकि आई रिमेम्बर बिकॉज आई वॉज इन क्लास 9-10 इन दैट, जब हमारे यहाँ टेलीफोन लगा था, कुछ स्कूल में ही थी, मतलब 11-12 में रही होंगी, स्कूल में थी, इतना पता है। तो अब उसमें वो लोग इंस्पेक्शन करने आए, तो माय दादी वाज लाइक कि भाई इनको चाय नाश्ता कराओ, खुश होंगे तो फिर हमको अप्रूवल देके चले जाएंगे। ठीक है, और फिर 3 से 4 महीने, 5-6 महीने तक की वहां पे वेटिंग रहा करती थी। उसमें फिर ऐसे जान पहचान वाला कोई ढूंढते थे कि कोई जान पहचान वाला हो उस डिपार्टमेंट में, तो उनको क्या है थोड़ी फाइल अपनी ऊपर करा ले। ठीक है, और यहीं से करप्शन भी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि आप पैसे दो, जिसको पैसे देगा अंडर द टेबल उसको कनेक्शन जल्दी मिल जाएगा। ये सारी करप्शन भी इसीलिए स्टार्ट हुई थी। बट टेलीफोन लगवाना वॉज, मतलब जब टेलीफोन नंबर आता था तो पूरे गली मोहल्ले में बांटा जाता था कि ये हमारे घर में, पूरी गली में एक टेलीफोन अगर लगा है तो जैसे अब आया पड़ोस वाली आंटी का फोन हमारे घर आया, तो हम बच्चों को, तो ना जैसे बच्चे तो सब एक जैसे ही होते हैं, तुम जैसे तुम हो वैसे हम भी थे कि पढ़ाई से उठने के बहाने चाहिए होते थे। फोन आ गया, हम बता कर आते हैं आंटी को कि आपका फोन आया है, ताकि हम भाग जाए, पढ़ाई से पीछा छूटे हमारा। और ये मतलब हल्ला मच जाता था, अरे उनके घर फोन आया, उनका किसी का, किसका आया होगा, या तो कोई किसी की डेथ हो गई होगी, या किसी की शादी हुई है, किसी के बच्चा होगा, क्योंकि ऐसी खबरों के लिए ही फोन एक दूसरे के घर में क्या आते थे। ऐसे नहीं होता था कि आजकल कब पे बोर हो रहे हैं, ये व्हाट्सएप चैट पूरे दिन चल रही है, इंस्टाग्राम लाइक शेयर और ये सब चल रहा है, ऐसा नहीं होता था। टेलीफोन मतलब एक बड़ी चीज होती थी। बट क्योंकि इतनी वेटिंग थी, तो 1990 के बाद जब 91 में न्यू पॉलिसी आई, तो उस पॉलिसी के अंडर में उसको प्राइवेटाइज कर दिया, जिससे कि अब टेलीफोन्स के लिए इतना नहीं रखना पड़ता। एक और एग्जांपल है, राइट डाउन अनदर एग्जांपल ऑफ मॉडर्न ब्रेड। पहले ब्रेड सिर्फ मॉडर्न ब्रेड ही आती थी, और ब्रेड भी बड़ी चीज होती थी, ऐसे मतलब आपके घर, मॉडर्न कंपनी का नाम था। अच्छा, जैसे तुम्हारी हार्वेस्ट गोल्ड और ये सारी कंपनी ना, इंग्लिश ओवन, ऐसे मॉडर्न एक कंपनी थी जो गवर्नमेंट ने बनाई थी। और ब्रेड किसी को घर में आए और खिलाना ना बड़ी बात हुआ करती थी। ब्रेड का नाश्ता कराया उन्होंने, आजकल का ब्रेड का नाश्ता कराया उन्होंने, बताओ जरा, सी द डिफरेंस। तो उस समय होता था भाई ब्रेड का नाश्ता कराया उन्होंने, पता है, और आजकल ऐसे बोल देते हैं कुछ नहीं था उनके पास, ब्रेड का नाश्ता करा के चलता कर दिया, तो वही, हाँ ऐसे भी बोल देते हैं। तो अनदर एग्जाम्पल वॉज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न ब्रेड कंपनी।
establishment of modern bread company. But in 2001, this firm was sold to private sector. जब ये सेल हुई थी, एट दैट टाइम क्या हुआ था, उसकी सेल के समय हमारे घर से हम कॉलेज जाते थे तो रास्ते में पड़ती थी मॉडर्न ब्रेड की जो फैक्ट्री होती थी, तो उसका जो ऊपर लोगो लगा होता था बड़ा सुंदर होता था। हम बस में जाते थे ना, तो बस से हमें देखने में बड़ा मजा आता था। वो मॉडर्न बड़ा ऐसे अट्रैक्टिव सा लगता था, कार्टून जैसा एक बना हुआ था। तो हम बच्चे जब थे कॉलेज में, नहीं 2001 में तो मेरा कॉलेज भी खत्म हो गया था। हाँ 2001 में, अच्छा 2001 में तो मेरी शादी भी हो गई थी मैं, लेकिन हम बस से आना जाना करते थे। तो हम फ्रेंड्स वगैरह जो थे ना सारे, जहाँ बचपन, तो हम लोग ऐसे थोड़ा रोने रोने में आ गए थे कि यार मॉडर्न ब्रेड बंद हो गई, मतलब अब हम क्या खाएंगे। हमें लगता था अब हम क्या खाएंगे, अब मतलब दो ब्रेड की पीस ऐसे मिलते थे, ऐसे एक पैकेट खुलता था तो ऐसे पूरी ब्रेड के पैकेट नहीं आया करते थे घर में, ऐसे होते थे कि 2 ब्रेड 1 रुपए के 2 ब्रेड जाके ले आओ। तो 2 ब्रेड वो पेपर में, अखबार के पेपर में लपेट के दिया करते थे, जैसे 2 ब्रेड आती थी, 4 ब्रेड आती थी। तो ये होता था कि मैं अपने पैसों की लाई हूँ, मैं ही खाऊंगी। मतलब ये मैं बता रही हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ऐसा होता था। ऐसा नहीं मैं कह रही कि हर फैमिली में, लेकिन हम लोग जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे उनके में ऐसा ही होता था कि ऐसे ब्रेड के पूरे पैकेट नहीं खरीदे जाते थे। जब कोई मेहमान आता था तब पूरा पैकेट लिया जाता था, और वरना ब्रेड का इतना बड़ा पैकेट होता था वो हाफ पैकेट 1/4 पैकेट करके सेल होता था। ऐसे पूरा इतना बड़ा पैकेट एक साथ सेल भी नहीं होता था। आजकल ले आते हैं, जितनी खाई जाएगी बाकी गाय को दे देंगे। अब तो छोटे भी हाँ तो छोटे। चलो मैं अपने बचपन में चली गई पढ़ाते। हाँ तो अब इन सब के बाद क्या हुआ, ये सब कुछ हुआ, लाइसेंस भी हो गया, सब हुआ, लेकिन इन सब से ना प्रॉब्लम्स ठीक हुई नहीं थी। ये सब जो थी, इन सब के बावजूद भी प्रॉब्लम्स आ ही रही थी। इसमें हम एक और बात का जिक्र कर सकते हैं कि जो पूरा एरा था, इस पूरे एरा को हम कहते हैं परमिट लाइसेंस राज। लिखो, दिस एरा वाज कॉल्ड परमिट लाइसेंस राज। क्योंकि पूरा लाइसेंसिंग था। आप समझो, एक रेडियो भी अगर लेना है, रेडियो खरीदने के लिए भी यू शुड हैव लाइसेंस। आजकल देखो सारे रेडियो ले घूमते हैं, मतलब रेडियो FM वगैरह फोन में सब कुछ होता है, सब लोग अपने गाने खुद सुनते हैं। तब रेडियो खरीदने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। मेरे दादाजी ने जब रेडियो लिया था तो पापा ने हमें उनकी फाइल दिखाई थी कि देखो हमारे घर में जो रेडियो रखा था, कहते ये उसका लाइसेंस लिया था दादाजी ने। और क्योंकि दादाजी उस समय की एक बहुत बड़ी कंपनी थी, कोई जैसे टाटा के जैसे, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, DCM करके एक कंपनी होती थी, दिल्ली क्लॉथ मिल करके। तो अब तो खत्म हो गई वो कंपनी, भी सेल हो गई, सिक इंडस्ट्रीज में काउंट हो गई थी बाद में वो। लेकिन DCM इतना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी कि उसने अपने एम्प्लॉयज के लिए पूरी कॉलोनी सिटी बना रखी थी जहाँ DCM क्वार्टर्स होते थे, मतलब DCM अपने एम्प्लॉयज के लिए घर देता था। इतना बड़ा वो ब्रांड था। तो गवर्नमेंट, मतलब वो पब्लिक ही थी, लेकिन हाँ जैसे टाटा थी ना, वो गवर्नमेंट नहीं है लेकिन वो लाइक गवर्नमेंट ही होती है, पब्लिक ही थी, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी थी DCM दिल्ली क्लॉथ मिल। अब उसमें जब थे तो क्योंकि वो DCM के एम्प्लॉय थे तो उनको लाइसेंस इजीली, तो समझ में आया कि कितनी बेसिक चीज़ों के लिए भी हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। ये तो हो गया हमारे कंज्यूमेबल्स के लाइसेंस, लेकिन नॉर्मली भी तो लाइसेंस था ही ना, कोई भी एक्सपेंशन करना है, कोई न्यू प्रोडक्ट करना है, तो बहुत ज़्यादा क्योंकि ये सब चल रहा था तो इसको हमने कहा परमिट लाइसेंस राज। इससे बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको बेनिफिट भी हुआ कि वो जो मिनिस्ट्री से डायरेक्ट टच में थे उनको लाइसेंस मिलते चले गए। तो यही यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी आया था लाइसेंसिंग का कि भाई आपको लाइसेंस सबको दे रहे हो, उनको जिनका एक सोसाइटी में ओहदा है, अदरवाइज जिसके पास एक्चुअली में प्रोडक्ट से लाइसेंस मिल नहीं रहा। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर के रूल को भी थोड़ा चैलेंजेस आए थे। इन्हीं सब चैलेंजेस की वजह से हमें ज़रूरत पड़ गई थी NEP की, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, LPG जिसमें हम कर रहे थे। ठीक है, तो LPG हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।
जिसमें हमारे इंट्रोडक्शन आया कि वाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हमारे अभी तक जो 2 चैप्टर हमने किए उनमें क्या किया, एक तो ये किया कि हमारा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था, दूसरा ये किया कि हमारा इंडिपेंडेंस के बाद इकोनॉमी कैसी रही। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अभी तक अपने 2 चैप्टर्स कर चुके हैं। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे एलपीजी। ओके, गॉट इट।